नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पॉलिटिकल सीपीटी की तैयारी एकदम अच्छे चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। यहाँ पर हम आपकी रेगुलर बेसिस पर पॉलिटिकल सीपीटी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपकी जीके, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर की क्लास है। और हमने आप सभी के लिए प्ले लिस्ट बना दी है सब्जेक्ट वाइज आपके लिए। तो हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, करंट अफेयर की, जनरल अवेयरनेस की, और साइंस में आपकी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास है। आप जो जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कंप्लीट तैयारी है पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियोस पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और हम यहाँ पे देखिए रेगुलर बेस पर आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास शुरू हो गई है टॉप क्लास में। तो बने रहिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपकी सुबह वाली क्लास में आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, और शाम वाली क्लास में आपकी जीके जीएस, हिंदी और करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, तो उसको भी उसमें भी जाइए, उसको भी देखिए, और जो प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है उसको भी देखिए। चलो तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। इस पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। पहला क्वेश्चन है, इस पे बताने की कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, बताइए। तो कलकत्ता में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1778 में अंग्रेजों ने कोलकाता में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह सॉरी दूसरे पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे तो क्या हो जाएगा। गोहना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था। तो गोहना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था। तो गोहना के किले का निर्माण आपके चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताया आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, सही है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। तो पानीपत, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में आपके इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर इसमें जीत गया। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे बताया आपसे कैसे उत्तर क्या। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है बताने की कोशिश करें, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजा राम मनोहर राय। ठीक है, आप ऑप्शन इस पे टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बताइए किसने। 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस मतलब किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हेमचंद, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमचंद यानी कि इसको हेमू भी कहते थे, एक शक्तिशाली एवं अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1555 में हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर मुगलों पर हमला कर दिया। अंततः 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर के मुगल फौजों को हराने के बाद
हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे बताइए आप सही का सही उत्तर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे, बताइए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले आपके भारतीय नेता कौन थे? तो भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले आपके जो नेता थे, राजा राम मनोहर राय। तो जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजा राम मनोहर राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र बताए आपसे कैसे उत्तर का जवाब। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, बताइए। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, ये तो सबको पता होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर को। जो ऑप्शन में डी सॉरी सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए बाबा साहेब का नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताए आपसे कैसे उत्तर का। राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, बताइए। राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत दूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए आपसे कैसे उत्तर का। पल्ली आंदोलन संबंधित है, बताइए किससे। पल्ली आंदोलन आपका किससे संबंधित है? तो बताने की कोशिश आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो पल्ली आंदोलन आपका तमिलनाडु से संबंधित ऑप्शन यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका आंदोलन शुरू हुआ था नमक आंदोलन के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें बताइए आपसे कैसे उत्तर का। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपका 1857 ईस्वी में। ठीक है, सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें बताइए आपसे कैसे उत्तर का दोस्तों। कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ते- कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश की। आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। तो असम के गोलाघाट में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम के गोलाघाट में स्थित है आपका कांजीरंगा वन्य अभयारण्य। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया, बताएं कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या। 12वें बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में मैगजीन का अग्रणी उत्पादक है कौन, बताइए। भारत में मैगजीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा प्रदेश है? तो भारत में मैगजीन का अग्रणी उत्पादक वर्ष 2017-18 के अनुसार मध्य प्रदेश है। उसके बाद आपके देखिए महाराष्ट्र और उड़ीसा आते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी नहीं है और मध्य प्रदेश भी नहीं, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 बताइए आप सही कर सकते हो। रबी की फसल के अंत में बुआई की जाती है, मतलब किस महीने के अंत में बुआई की जाती है? रबी की फसल की किस महीने के अंत में बुआई की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो रबी की फसल नवंबर महीने के अंत में बुआई की जाती है इसकी। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इन फसलों के बुआई के लिए बुआई के समय निम्न तापमान और कटाई के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। रबी की फसल में आपके गेहूं, चना, जौ, मटर आदि सभी आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिया गया याद रखिएगा। नवंबर के अंत में बोई जाती है आपका रबी की फसलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? बताइए। निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, साबरमती, गोदावरी या ताप्ती? तो गोदावरी नदी, ठीक है, अरब सागर में नहीं मिलती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख, और ये कहाँ मिलती है? तो ये जाके आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताया आपसे, का सही उत्तर का जाएगा दोस्तों। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश क्या है? बताइए। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम अक्षांश क्या है आपका? बताएं कोशिश कि आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम अक्षांश है आपका 80 डिग्री, और 4 N यानी कि नॉर्थ अक्षांश मतलब उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश यानी मतलब नॉर्थ होता है, याद रखिएगा। तो आपका अक्षांश होता है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे आंसर जी आप सही का सही उत्तर क्या जाएगा। उपभोग फलन C इक्वल टू A+BY में बी किसे दर्शाता है? बताइए। C = A+BY एक अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन को दर्शाता है, जिसमें बी आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है आपका बी, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका सी है ये आपका कुल उपभोग को व्यय करता है, मतलब दर्शाता है। और ए द्वारा आपका उपभोग खपत यानी कि जो आपका खर्चा होता है उसको दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 पे आंसर दिया आपसे, कैसे उत्तर का देगा। विशेष घटक योजना यानी कि एससीपी को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? बताइए। विशेष घटक योजना एससीपी को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? तो अनुसूचित जातियों के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐसे शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताया आपसे, कैसे उत्तर का। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ रेपो नहीं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट पर आपका जो आरबीआई आरबीआई है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, वो आपका वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथ ही इस पे आंसर दीजिए आप सही का। निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं या शून्य कर दर या 0% प्रभारित हैं? निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभावित है? बताइए। मतलब कौन से सामान या जो मद है उनको जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है, या तो उनकी जो जीएसटी देने की रेट है 0% है, दर है जो 0% है। बताइए किसको। देखिए, जिसको मतलब जीएसटी जिसको नहीं लगती है, ये समाचार पत्र है,
कुमकुम और बिंदी है, और रेशम कीट और खादी धागा है, और जो आपका अंतरिक्ष यान है ये। ठीक है, ये सबका आपका जो जीएसटी है ये नहीं लगता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है, देखिए इसमें 1, 2, 4 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र, कुमकुम और बिंदी, रेशम कीट और खादी धागा, और अंतरिक्ष यान, इस पे आपका जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी में इसमें छूट है। और आपका फल है, सब्जी है, इस सब पे आपका जीएसटी लगता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय बताया, आप सही का सही उत्तर का जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, बताइए। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो 100 दिन के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 बताया, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब इस चाहे यहाँ पे कथन दिए, इसमें सबको असत्य कथन चुनना, तो बताएं कोशिश कीजिए कौन सा इसमें से असत्य कथन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, ये तो सही है। और जो आपका दूसरा दिया गया है, वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है, ये भी आपका सही है। और जो आपका तीसरा दिया गया है, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम के ने देश में प्रथम बार सदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, ये भी आपका सही है। और जो आपका चौथा दिया गया है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया था, ऐसा नहीं हुआ था। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारत जो आपका वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया था, यह कथन आपका असत्य है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की गई थी। यह दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा 1947 में आपका क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। 21 पे बताया, आप सही का सही उत्तर क्या है। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली किससे ली गई है, बताइए। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली आपकी किससे ली गई है। फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली आपकी कनाडा से ली गई है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन संघीय व्यवस्था को इस तरीके से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है कि इसमें संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप में तथा एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप में विद्यमान होंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 पे बताया, आप सही का सही उत्तर करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष को होना आवश्यक है, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है, किसको बताएं कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपका उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर, सेवा न्यायालय का सेवा निवृत्त मुख्य न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपका। 24 बताया, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है। तो राज्य विधानसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभा के नामित सदस्य दोनों के दोनों होते हैं।
जो शामिल नहीं होते, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। राज्य विधानसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभा के नामित सदस्य होते हैं जो उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं होते, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछेंगे। 25वें पेन से दिया आपसे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को क्या बनने का प्रावधान करता है, बताइए। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को क्या बनने का प्रावधान करता है। तो संवैधानिक संस्थान, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक संस्थान बनने का प्रावधान करता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा, आपका याद राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 बताया आपसे सही उत्तर का। मोटस माइटोटो माइटोटिक माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं, बताइए। माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं। 26 बताए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एनाफेज में, ठीक है। माइटोटिक सेल विभाजन के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स के एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 बताए आपसे का सही उत्तर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मानविक प्रारूपक प्रत्यारोपण में अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानविक प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है। तो एमबीएस, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है जो आपको मानविक प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। जो आपका एमबीएस होता है एक एंटीबॉडी है जो समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। ये सभी अद्वितीय मूल कोशिकाओं की क्लोन होती है, यानी कि कॉपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 होता है आपसे का उत्तर का जाएगा। जब वस्तुओं को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। जब वस्तु को वक्रता छेद केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जब वस्तुओं को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी वास्तविक और उल्टा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 पेन से दिए आपसे का उत्तर कर जाएगा। कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है, बताइए। कौन सा विद्युत घटक या विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित होने हानि से बचाता है। तो विद्युत फ्यूज, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज होता है जो विद्युत घटक या विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस पे आंसर दिए आपसे कैसे उत्तर का जाए। किसी भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर, बताइए। किसी भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर, बताने की कोशिश क्या आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर करता है आपका धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोरलता पर, ठीक है। तीनों के तीनों पर आपका जो होता है निर्भर रहता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और विलयन के मोरलता पर, ठीक है। तीनों के तीनों आपके राइट है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। और हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। कोई भी आपका जो डाउट हो हमें सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो आपका सुझाव हो हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी
अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।